जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या, जो भी अपन बात कर रहे थे कि डिमांड को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, यानी डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और उसमें इंडिविजुअल डिमांड के अपन इंडिविजुअल डिमांड के जो टॉपिक्स हैं, यानी जो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को जो प्रभावित करते हैं, उन चीजों की चर्चा अपन कर चुके हैं अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में। अब अपन बात करते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, उसके बारे में देख लीजिए। छोटा सा वीडियो बनेगा अपना, ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। अपन को 4-5 टॉपिक पॉइंट्स है इसमें, बस उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अपन उनकी कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। और वैसे है इजी, आपको इंडिविजुअल डिमांड यदि अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो मैं मानता हूं कि मार्केट डिमांड बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। अब देखिए मार्केट डिमांड, जो मार्केट डिमांड उनको प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए पहला पॉइंट ये रहेगा अपना। पहला पॉइंट ये है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। यानी बात ये है यहां पर कि मार्केट डिमांड को साइज ऑफ पॉपुलेशन भी प्रभावित करते हैं। जो बाजार मांग होती है ना, उसको प्रभावित कौन करता है? पॉपुलेशन ऑफ साइज, यानी जनसंख्या का आकार भी उसको प्रभावित करता है। यदि जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो किसी विशेष कमोडिटी की मांग भी ज्यादा रहेगी, और जनसंख्या यदि कम रहेगी तो सीधी सी बात है कस्टमर कम होंगे, और कस्टमर कम होंगे तो उस कमोडिटी की मांग भी कम रहेगी। तो बस बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यदि पॉपुलेशन हाई है, यदि पॉपुलेशन ज्यादा है, यदि पॉपुलेशन साइज क्या है, लार्ज है, तो उस वस्तु की यानी क्वांटिटी डिमांडेड मांग भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मांग भी ज्यादा होगी। और यदि पॉपुलेशन स्मॉल है तो यानी स्मॉल मतलब नीचे की तरफ, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम ही रहेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं अपन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी में मतलब यह है कि आय का वितरण कैसा है। मार्केट में आय का वितरण कैसा है, अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कैसा है। यानी वितरण दो प्रकार के हो सकते हैं, इक्वल होगा या अनइक्वल रहेगा, या तो इक्वल रहेगा या अनइक्वल रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन या तो इक्वल मान लो या फिर अनइक्वल मान लो। यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो क्या रहेगा इसमें? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में यह होगा कि यहां पर रहेगी मांग ज्यादा, और वो रहेगी कौन सी कमोडिटी की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो मांग रहेगी कम। देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति ऐसी होगी कि जहां पर अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के पास बराबर धन है, यानी सभी का जो स्टेटस है वो एक सा है, न तो कोई ज्यादा गरीब है न कोई अमीर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर नॉर्मल गुड्स यानी जो डेली कंजप्शन के रूप में अपने काम में लेते हैं, या फिर जो ज्यादा हाई गुड्स नहीं है, नहीं ज्यादा महंगे गुड्स नहीं है, नहीं कीमती वस्तुएं नहीं है, वो नॉर्मल गुड्स है। केवल अपन अपनी जो डेली रूटीन है उसको सर्वाइव कर सकते हैं आराम से, नहीं दाल रोटी आराम से मिल सकते। बात ये है कि नॉर्मल गुड्स की तो मांग रहेगी ज्यादा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में नॉर्मल गुड्स की मांग तो रहेगी ज्यादा, लेकिन लग्जरी गुड्स की रहेगी मांग कम। ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगी स्थिति यहाँ पर जो नॉर्मल गुड्स है गुड्स की मांग तो रहेगी
मांग तो रहेगी ज्यादा, नॉर्मल गुड्स की मांग तो रहेगी ज्यादा। और यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो क्या होगा, लग्जरी गुड्स है ना, जो लग्जरी गुड्स उनकी मांग रहेगी, उनकी जो मांग रहेगी वो रहेगी कम, उनकी मांग रहेगी कम। वो कैसे, देखिए अब यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें क्या है, लगभग सबका स्टेटस एक सा रहेगा, न तो कोई ज्यादा अमीर न कोई ज्यादा गरीब। तो यहाँ पर जो नॉर्मल गुड्स है ना उनकी मांग, वो नॉर्मल गुड्स की स्थिति, मतलब नॉर्मल गुड्स की मांग ही कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में रहेंगे वो, ज्यादा महंगे गुड्स वो भी नहीं खरीद सकते। लग्जरी गुड्स में क्या होगा, लग्जरी गुड्स की रहेगी मांग, क्योंकि लग्जरी गुड्स सभी के पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वो लग्जरी गुड्स अफोर्ड कर सके, तो यहाँ पर लग्जरी गुड्स की मांग रहेगी कम। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है यदि आय का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग तो हो जाएंगे बहुत ही अमीर और कुछ लोग रहेंगे बहुत ही गरीब, यानी इतने गरीब रहेंगे कि वो सही तरीके से अपना जो डेली रूटीन की जो कमोडिटी है उनको भी परचेज नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि उनके पास इतने पैसे पड़े हैं कि उनका सही तरीके से वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनको खुद को नहीं पता कि उनके बैंक अकाउंट में या उनके पास कितना पैसा पड़ा है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में जो नॉर्मल गुड्स रहेगा, गुड्स की मांग तो रहेगी कम, नॉर्मल गुड्स की मांग तो रहेगी कम। और जो लग्जरी गुड्स है उनकी मांग रहेगी क्या, ज्यादा। अब बताओ, लोगों के पास बहुत पैसे पड़े हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी लोग कुछ तो है बहुत ही अमीर है, कुछ बहुत गरीब है, तो बेचारे गरीब वाले हैं वो नॉर्मल गुड्स भी नहीं खरीद पाएंगे, यानी और जो बहुत ही अमीर है उनके पास इतना पैसा पड़ा है कि उनको खुद को नहीं पता, तो वो करेंगे क्या उन पैसों का, वो कुछ ना कुछ, मतलब ये है कि चोचला, वो बोलते हैं ना कि अमीर लोगों की चोचले, वो कुछ ना कुछ दिखावा तो करेंगे ना समाज में, कोई स्पोर्ट्स की कार खरीदेगा, कोई रॉयल एनफील्ड खरीदेगा, कुछ कहीं ना कहीं एसी फ्रिज वगैरह कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ना, उनको बात है लग्जरी गुड्स में तो लगाएगा, तो यहाँ पर मांग उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स भी आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट फैक्टर। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट फैक्टर की वजह से भी जो बाजार मांग को प्रभावित होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर। देखिए, क्लाइमेट फैक्टर का मतलब यहां से है कि आपके जो क्लाइमेट, जो वातावरण है वो कैसा है, वो सिचुएशन कैसी है। देखिए, या तो सर्दी हो सकती है, बरसात हो सकती है, या फिर गर्मी हो सकती है, ये तो हो सकते हैं। देखिए, सर्दी में क्या होगा, सर्दी में ऊनी कपड़ों की मांग, ऊनी कपड़ों में जो वूलन वगैरह होते हैं उनकी मांग है, जो ऊनी वस्त्र की, ऊनी वस्त्र की मांग इंक्रीज हो जाएगी, ऊनी वस्त्र की मांग इंक्रीज हो जाएगी। और जो सूती, मतलब जो हल्के वस्त्र है ना, नॉर्मल वस्त्र, सूती वस्त्र, उनकी मांग रहेगी कम। बरसात के मौसम में क्या होगा, यहाँ पर जैसे छत्ता हुआ, जो कि हमें बारिश से बचाते हैं, उन चीजों की जैसे मांग है जो बढ़ जाएगी। और गर्मी में क्या होगा, गर्मी में जैसे सूती वस्त्र की मांग इंक्रीज हो जाएगी, सूती वस्त्र की मांग इंक्रीज हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, सूती वस्त्र की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट नॉर्मल था, आराम से, यानी क्लाइमेट फैक्टर के ये इतना पॉइंट लिखते ही ये चीज आपके ध्यान में आ गई होगी कि सर्दियों में, यानी मौसम के अनुसार भी किसी भी कमोडिटी की मांग है जो बढ़ती बढ़ती रहती है। अब बताओ, गर्मियों में आपको बोले कि स्वेटर सस्ती दे कोई, आप खरीद लोगे, मतलब अपने को जरूरत ही नहीं है उस टाइम, बस बात यही तो है, हमें तो वहां पर सूती वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो यानी सस्ती होते हुए भी गर्मियों में अपन स्वेटर कोट वगैरह नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्लाइमेट फैक्टर भी मार्केट डिमांड को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट अपना गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं, एक और बताता हूँ क्लाइमेट फैक्टर या अदर फैक्टर्स में आते हैं। कोई कस्टम्स मतलब रीति रिवाज में जैसे अपन दिवाली के टाइम देखते हैं, दिवाली के टाइम जो लाइट्स प्रोडक्ट होते हैं, जो रोशनी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी मांग ज्यादा कर देते हैं।
त्योहारों के टाइम में, है, जैसे पटाखे वटाखे या फिर लाइटिंग वाले जो कोमोडिटीज हैं, उनकी अपन क्या कर देते हैं, मांग ज्यादा कर देते हैं। तो यानी कस्टम्स भी, रीति रिवाज भी किसी भी कोमोडिटी की मांग को प्रभावित करते हैं, काफी हद तक करते हैं। अपने जैसे शादियों में इनमें कपड़ों की मांग ज्यादा बढ़ जाती है, जो भी वो जो आखा तीज वगैरह आती है उस टाइम जैसे मार्केट तेजी में रहता है। जैसे किसी भी कोमोडिटी को लेकर मान लो, कपड़ों में तो विशेष कर, ठीक है, ये चीज आपके ध्यान में रखेंगे। और अब एक है जैसे कोई इनोवेशन आ जाए, इनोवेशन या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नई टेक्नोलॉजी, तो भी इससे भी ये भी मांग को प्रभावित करती है। कैसे, मानो कि टेक्नोलॉजी बार बार कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो पुराने वाले हैं उनको आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे वो कोमोडिटी, तो उनकी मांग को तो कर देंगे कम। जब नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी ना, उनकी मांग को कर देंगे अपन ज्यादा। जैसे पहले MI Note 4 था, है, जैसे अब MI Note 5 आया, तो MI Note 4 की जो मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उससे प्राइस कम ही क्यों ना हो, फिर भी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ नए फीचर्स मिलेंगे Note 5 में, नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी भी काफी हद तक मांग को प्रभावित करती है, यानी मार्केट डिमांड को प्रभावित करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो लास्ट पॉइंट अपना है, बड़ा इजी पॉइंट है, टैक्स पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी भी मांग को प्रभावित करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए कि गवर्नमेंट, पहले अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे टैक्स, किसी भी कमोडिटी के ऊपर यदि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है जानबूझकर, मान लो किसी कमोडिटी के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, तो टैक्स यदि बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है उसकी प्राइस बढ़ेगी, और यदि प्राइस बढ़ेगी तो वो महंगी हो जाएगी। महंगी हुई तो क्या कस्टमर उसको खरीदेगा, उसकी मांग को ज्यादा करेगा या कम करेगा, तो उसकी मांग को कम कर देगा। यानी यदि टैक्स बढ़ा तो मांग कम हो जाएगी, यदि टैक्स कम होगी तो वो वस्तु सस्ती हो गई, और सस्ती हुई तो उस कमोडिटी की मांग को जो कस्टमर है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी बात ये है कि यदि गवर्नमेंट पॉलिसी किसी भी वस्तु को लेकर यानी उदारवादी है, यानी लेजिस फेयर है, उसके अनुसार, उसके अनुकूल है, उसके फेवरेबल मतलब यदि उसके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, किसी प्रकार के कोई टैक्स, कोई शुल्क वगैरह नहीं लगाती है, तो उस कमोडिटी की मांग है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा। और यदि ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कोई अनफेवरेबल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सरकार की, या फिर टैक्स ज्यादा है उसके ऊपर, तो वहां पर मांग रहेगी कम, क्योंकि वो महंगी हो जाएगी। तो बस इतना एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। यदि टैक्स रेट, गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी के ऊपर टैक्स यदि इंक्रीज करती है, तो उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये महंगी हो जाएगी ना कमोडिटी, टैक्स लगेगी, किसी भी बात है, महंगी होगी कमोडिटी, महंगी होगी तो प्राइस भी, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। और ये टैक्स कम कर देती है, घटा देती है सरकार किसी भी कमोडिटी के ऊपर, तो उसकी मांग है जो बढ़ा देगा, कस्टमर उसकी मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पर उस कमोडिटी की प्राइस ही कम हो गई, तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, उसकी प्राइस को इंक्रीज, तो उसकी क्वांटिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी टॉपिक आपके समझ में आए होंगे, ये जो भी पॉइंट्स है ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और इनको आप हल्के में मत लेना इन सभी पॉइंट्स को कि थ्योरेटिकल पोर्शन है हो जाएगा, नहीं, इनके जो फैक्ट्स है इनको ध्यान में रखना है आपको। और एग्जामिनर बार बार जैसे गिवन गुड्स है, जैसे सब्स्टिट्यूशन गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, स्लोप इफेक्ट है, ये सब चीज यहाँ से क्वेश्चन आता है, और नेट के एग्जाम में तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ASO वगैरह इनमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। संगणक के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो आया था शिफ्टिंग एंड मूवमेंट को लेकर, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। अगला जो लेक्चर आएगा अपना वो आएगा शिफ्टिंग एंड मूवमेंट के ऊपर, जो डिमांड वक्र, जो डिमांड होती है उसकी एक तो शिफ्टिंग होगी, एक मूवमेंट होगी। हिंदी में माफ कीजिएगा थोड़ा पता नहीं मुझे, लेकिन इंग्लिश में तो शिफ्टिंग और मूवमेंट बोला जाता है, और इन वर्ड को आप है ना इंग्लिश में ही पढ़ा करो, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। शिफ्टिंग और मूवमेंट से क्वेश्चन आया था, मैं आपको पेपर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बड़े थे उसके, तो मैं आपको बताऊंगा वो पेपर लाके
उसमें से क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगला लेक्चर रहेगा अपना शिफ्टिंग एंड मूवमेंट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना प्लीज।